प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सब अपने परिवार सहित स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आप घर पर ही रहकर नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, ढेर सारी मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन मुझे आशा है कि आप पढ़ भी रहे होंगे। आपकी पढ़ाई में सहायता करने के लिए आज हम इस कार्यक्रम में आपकी कक्षा 10 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास अनेक कारणों से और विभिन्न चरणों में हुआ। प्रत्येक चरण में राष्ट्रवाद का रूप बदलता रहा। हम इस अध्याय में राष्ट्रवाद के विकास के विभिन्न चरणों में इसके बदलते रूपों का अध्ययन करेंगे। जब आप अपनी इतिहास की पुस्तक का पहला पृष्ठ खोलेंगे तो आपको एक फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सरियू का एक चित्र दिखाई देगा जिसका शीर्षक है विश्वव्यापी लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों के बीच एक समझौता। इस चित्र में बच्चों यूरोप और अमेरिका के सभी आयु और सभी वर्गों के स्त्री पुरुषों को दिखाया गया है। इसमें स्वतंत्रता के विचार को एक महिला की छवि के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस स्वतंत्रता की मूर्ति के एक हाथ में ज्ञान या उद्बोधन की मशाल है और दूसरे हाथ में मानव के अधिकारों का एक पत्र या चार्टर है। आप देखेंगे कि निरंकुश संस्थाओं के अवशेष भी सामने ही पड़े हैं। सरयू के कल्पना लोक या यूटोपियन विजन में विश्व के लोग अलग अलग राष्ट्र के रूप में समूहीकृत दिखाए गए हैं और उनकी पहचान उनके अलग अलग ध्वजों और राष्ट्रीय पोशाकों से हो रही है। राष्ट्रों के इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। फ्रांस अभी अभी स्वतंत्रता की मूर्ति तक पहुंचा है और उसके ठीक पीछे जर्मनी है जो कि अभी राष्ट्र नहीं बना है। उसके पीछे ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों का राज्य, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस हैं। ईसा मसीह, संत तथा फरिश्ते स्वर्ग से इस दृश्य को देख रहे हैं। कलाकार ने इन सब का प्रयोग विश्व के राष्ट्रों के बीच भ्रातृत्व को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए किया है। प्यारे बच्चों, अब सवाल उत्पन्न होता है कि यह चित्र हमारे इतिहास के पहले पाठ के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। हमारी कक्षा 10 की इतिहास की पुस्तक का यह पहला पाठ सरयू द्वारा सोचे गए बहुत से मुद्दों पर विचार करता है। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत अधिक परिवर्तन ला दिया। इन सभी परिवर्तनों का अंतिम परिणाम यह हुआ कि यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशानुगत साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। एक आधुनिक राज्य की अवधारणा और विचार यूरोप में एक लंबे समय से ही विकसित हो रही थी। आधुनिक राज्य की अवधारणा के अंतर्गत एक केंद्रीकृत शक्ति एक स्पष्ट रूप से परिभाषित भूक्षेत्र पर संप्रभु नियंत्रण का प्रयोग करती है। राष्ट्र के संबंध में यह विचार 1648 की वेस्टफेलिया की संधि से उत्पन्न हुआ था। लेकिन एक राष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें न केवल इसके शासक अपितु इसके अधिकांश नागरिकों में एक समान पहचान तथा एक साझे इतिहास की भावना विकसित होती है। यह एक समानता सदा से उपस्थित नहीं रही है, अपितु यह संघर्षों से उत्पन्न हुई है, नेताओं तथा साधारण लोगों के कार्यों से उत्पन्न हुई है। फ्रेडरिक सरियू
के चित्र और उसके महत्व को समझने के बाद अब बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ समझते हैं। इन शब्दों का इस पाठ में बहुत बार प्रयोग होगा, इसलिए इनका अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला शब्द है बच्चों जनमत संग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेबिससाइट कहते हैं। इसका अर्थ होता है किसी मुद्दे पर जनता की राय जानना। दूसरा शब्द है निरंकुशतावादी यानी एब्सोल्यूटिस्ट। यह ऐसा व्यक्ति या संस्था होती है जिसकी शक्ति पर कोई सीमा या रोक नहीं होती और जो लोगों की राय की परवाह किए बगैर ही मनमाने ढंग से कार्य करता है। तीसरा शब्द है बच्चों राष्ट्र यानी नेशन। फ्रांस के दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने इसकी परिभाषा दी है। उनके अनुसार राष्ट्र समान भाषा, समान धर्म आदि के आधार पर परिभाषित नहीं होता है। एक राष्ट्र प्रयत्नों, बलिदानों तथा समर्पण के एक लंबे इतिहास की पूर्णाहुति होता है। एक राष्ट्र बनने के लिए अतीत का सामान्य गौरव, वर्तमान में एक साथ मिलकर महान कार्य करने की इच्छा या संकल्प, भविष्य में इसी प्रकार और अधिक महान कार्य करने की इच्छा और संकल्प, यही सब बातें एक राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। अगला शब्द है बच्चों कल्पना आदर्श यानी यूटोपिया। यह एक ऐसा विचार है जिसमें आदर्श या अच्छी बातें इतनी अधिक होती हैं कि इसका वास्तविक रूप से साकार होना लगभग असंभव होता है। अगला शब्द है बच्चों राष्ट्र राज्य यानी कि नेशन स्टेट। यह एक ऐसा राज्य है जिसके अधिकांश नागरिक निर्जातीयता, भाषा, संस्कृति या धर्म के आधार पर एक समान होते हैं। जैसे फ्रांस में अधिकांश नागरिक फ्रेंच नस्ल के हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अगला शब्द है बच्चों बहुराष्ट्रीय वंशानुगत साम्राज्य यानी कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। यह ऐसे राज्य होते हैं जिनमें रहने वाले नागरिक अलग अलग नस्लों, धर्मों के होते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी का हैब्सबर्ग साम्राज्य बहुराष्ट्रीय वंशानुगत साम्राज्य का एक उदाहरण है। अगला शब्द है बच्चों रूढ़िवाद यानी कंजर्वेटिज्म। रूढ़िवाद का अर्थ है पुरानी परंपराओं, संस्थाओं और विचारों में विश्वास और उन्हें बनाए रखने का आग्रह। अगला शब्द है बच्चों उदारवाद यानी लिबरलिज्म। उदारवादी व्यक्ति के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता पर बल देते हैं और जनता की सहमति से शासन चलाने और व्यापार पर राज्य के नियंत्रण को कम करने के पक्षधर होते हैं। वह पुरानी अनुदार प्रथाओं, परंपराओं और विचारों को बदलने के हिमायती होते हैं। अगला शब्द आता है बच्चों क्रांतिकारी यानी रिवॉल्यूशनरीज। यह स्थापित परंपराओं, संस्थाओं, विचारों और शासन को एक झटके में बदलने के पक्षधर होते हैं और इसके लिए हिंसा के प्रयोग से भी परहेज नहीं करते। मैजनी और गैरिबॉल्डी क्रांतिकारियों के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं बच्चों एक और शब्द पर जो है संवैधानिक राजतंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यह ऐसी राज्य व्यवस्था है जिसमें राजा की शक्ति असीमित और निरंकुश न होकर संविधान द्वारा सीमित होती है। तो बच्चों अब हम इस पाठ के पहले विषय यानी कि फ्रांस की क्रांति तथा राष्ट्र का विचार, इस पर बात करते हैं। बच्चों राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से ही हुई थी। फ्रांस की क्रांति ने उद्घोषणा की
कि राष्ट्र का निर्माण कोई राजा नहीं अपितु लोग करेंगे, जो कि इसके भाग्य का निर्माण करेंगे। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने ऐसे बहुत से उपाय और व्यवहार किए जिससे फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सके। ऐसे उपाय निम्न हैं। सबसे पहला जो उन्होंने विचार दिया वो था ला पैट्री, यानी कि पितृभूमि। इसका मतलब बच्चों, वह जिस जमीन पर रहते हैं अब वह उसे केवल एक भूमि का टुकड़ा ही नहीं मानेंगे, बल्कि उसके प्रति एक भावनात्मक लगाव भी रखेंगे। दूसरा उन्होंने जो विचार दिया वो था ले सितियोन, यानी के नागरिक। अगला विचार उन्होंने दिया एक नया फ्रांसीसी ध्वज, तिरंगा। एक और विचार जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने दिया वह था एस्टेट जनरल का नाम बदलकर राष्ट्रीय असेंबली रख देना। उसके बाद उन्होंने नए गीत रचे, शहीदों के नाम की शपथ ली और शहीदों की प्रशंसा की गई। इसके अलावा केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था तथा एक समान कानून बनाए गए। इसके अतिरिक्त आंतरिक सीमा शुल्क तथा करों को भी समाप्त कर दिया गया और साथ ही बाट तथा मापन की एक समान प्रणाली अपनाई गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया तथा पेरिस के आसपास प्रचलित फ्रांसीसी भाषा राष्ट्रीय भाषा बन गई। इसके अलावा बच्चों, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषित किया कि फ्रांस राष्ट्र का यह मिशन और भाग्य है कि वह यूरोप के लोगों को तानाशाही और निरंकुशता से मुक्त कराएं। इसके अलावा यूरोप के विभिन्न शहरों में जैकोबियन क्लब भी बनने लगे। क्रांतिकारी युद्धों के प्रारंभ होने पर फ्रांस की सेना राष्ट्रवाद का विचार विदेशों में लेकर पहुंची और इस प्रकार राष्ट्रवाद का विचार यूरोप के सभी क्षेत्रों में फैल गया। हॉलैंड, बेल्जियम तथा स्विट्जरलैंड सभी राष्ट्रवाद के विचारों से ओतप्रोत हो गए। आपकी इतिहास की पुस्तक के इस पहले पाठ के चित्र 2 में एक जर्मन पंचांग का आवरण पृष्ठ दिखाया गया है, जिसका डिज़ाइन पत्रकार एंड्रियास रैपमन ने 1798 में तैयार किया था। इस चित्र में क्रांतिकारी भीड़ द्वारा फ्रांस में स्थित बेस्तिल के किले को तोड़ने की छवि को जर्मनी के एक प्रांत कस्सेल में तानाशाही के प्रतीक इसी प्रकार के किले की छवि के साथ दिखाया गया है। इस चित्र के साथ यह नारा भी लिखा है, लोगों को अपनी आज़ादी पर स्वयं कब्जा करना है। रैपमन मेंज शहर का रहने वाला था और जर्मन जैकोबियन क्लब का सदस्य था। इस चित्र से स्पष्ट है कि यूरोप के अन्य देशों के लोग फ्रांस से प्रेरणा ले रहे थे और इस प्रकार फ्रांस की घटनाएं यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवाद की भावनाएं उत्पन्न कर रही थीं। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की भूमिका पर भी विचार करना आवश्यक है। नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। नेपोलियन कोड ने कानून के समक्ष समानता की अवधारणा लागू की। उसने प्रशासनिक विभाजनों का सरलीकरण किया, सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त किया तथा किसानों को कृषि दासता तथा सामंती करों से मुक्त कराया। शहरों में श्रेणी प्रतिबंधों को समाप्त किया गया, संचार और परिवहन के साधनों को उन्नत किया गया। अतः व्यापारियों और छोटे उत्पादकों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने का महत्व महसूस होने लगा। लेकिन शीघ्र ही यूरोप के लोगों का फ्रांस के ऊंचे ऊंचे दावों से मोहभंग हो गया तथा फ्रांस के लोगों के प्रति विरोध की भावना पैदा होने लगी। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, वार्सा तथा मिलान इत्यादि में फ्रांस के प्रभुत्व का विरोध होने लगा और इसके परिणाम स्वरूप इन देशों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी। आपकी पुस्तक का चित्र 4 जर्मन चित्रकार
कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाया गया है। इसमें फ्रांसीसी सेनाओं पर व्यंग किया गया है कि एक ओर तो वह दावा करते हैं कि वह मुक्तिदाता हैं, क्योंकि वह जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां से तानाशाही वाले राजतंत्र को हटा देते हैं, लेकिन वास्तव में फ्रांस के सैनिक अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वयं ही अत्याचार करते हैं। इस प्रकार यूरोप के अन्य देशों के लोगों के मन में फ्रांस के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले रोष के कारण भी इन देशों में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होने लगी। बच्चों, अब हम बात करते हैं अगले विषय की, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। प्यारे बच्चों, 18वीं सदी के मध्य में यूरोप में कोई राष्ट्र राज्य नहीं था। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे क्षेत्र राज्यों, डची और कैंटोन में विभाजित थे। 1648 की वेस्टफेलिया की संधि से आधुनिक राष्ट्र का निर्माण हुआ था, लेकिन उन राष्ट्रों की पहचान उनके शासक से होती थी, ना कि वहां के निवासियों या जनता से। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, यह समझने के लिए जरा हम 18वीं सदी के यूरोप पर एक नज़र डालते हैं। पूर्वी और मध्य यूरोप पर निरंकुश शासकों का शासन था, जिनके क्षेत्र में विविध नस्लों, धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते थे, जो विविध भाषाएं बोलते थे। उनमें एक सामूहिक पहचान या एक साझी संस्कृति को वहन करने का भाव नहीं था। वे अपने को एक राष्ट्र नहीं मानते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी का हैब्सबर्ग साम्राज्य विभिन्न नस्लीय समूहों से मिलकर बना था, जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। उनमें साझेपन की किसी भी भावना का अभाव था। नेपोलियन द्वारा संभ्रांत वर्गों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के बाद से शिक्षित, उदार, मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय होने लगा। पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप के कुछ भागों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार का विकास होने लगा, जिससे नगरों का विकास होने लगा और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे वाणिज्यिक वर्गों का उदय होने लगा जिसका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर निर्भर था। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद का विचार यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार वाणिज्य के विकास के कारण उत्पन्न हुआ। बच्चों, अब हम बात करते हैं उदार राष्ट्रवाद की। उदारवाद का अर्थ अलग अलग संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष सभी की समानता। राजनीतिक अर्थों में उदारवाद का अर्थ था जनता की सहमति से सरकार बनना एवं निरंकुशता तथा चर्च के विशेषाधिकारों की समाप्ति। आर्थिक दृष्टि से उदारवाद का अर्थ था बाजार की स्वतंत्रता तथा वस्तुओं एवं पूंजी के आवागमन पर सरकार द्वारा आरोपित प्रतिबंधों की समाप्ति। साथ ही निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता एवं सुरक्षा मिलना। आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने उस समय यूरोप में प्रचलित व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को और अधिक मजबूत किया। जॉल्वेरियन का गठन किया गया। जॉल्वेरियन एक ऐसा सीमा शुल्क संघ था जिसने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर लगे शुल्क प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया और 30 से अधिक मुद्राओं की संख्या को घटाकर केवल 2 कर दिया। रेलवे के नेटवर्क के निर्माण से लोगों और माल का आना जाना और तीव्र तथा अधिक होने लगा, जिससे आर्थिक हितों में और अधिक गहरा जुड़ाव आया, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया मजबूत होने लगी। यहीं से यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार पनपने लगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के इस चरण में यह फ्रांस की क्रांति की उदात्त भावनाओं, नेपोलियन के कार्यों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों, लोकतंत्र, गणराज्य, उदारवाद और सबसे अधिक आर्थिक कारणों या आर्थिक राष्ट्रवाद से प्रभावित रहा। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी आर्थिक समृद्धि के विचार पर आधारित रहा। इस चरण में राष्ट्रवाद व्यक्ति को एक बेहतर जीवन का सपना दिखाता था। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई भी करते रहिए। तो अब हम मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।